1923 की एक खौफनाक रात के दृश्य से शुरू करते हैं। मिस्र की राजधानी है काहिरा और वहां का मशहूर कॉन्टिनेंटल होटल, जहां रात के ठीक 1:15 बज रहे थे। बिल्कुल। एक बहुत अमीर ब्रिटिश लॉर्ड थे, लॉर्ड कार्नारवन। वो अपने बिस्तर पर तेज बुखार से तड़प रहे हैं, उनकी सांस उखड़ रही है और चंद पलों में ही वो दम तोड़ देते हैं। हाँ, और कहानी का जो सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ना, वो असल में यहीं से शुरू होता है। मतलब ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली अचानक से गुल हो जाती है। एकदम से पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। राइट। और मजे की बात देखिए, हजारों मील दूर इंग्लैंड में इन्हीं ब्रिटिश लॉर्ड की एक पालतू कुतिया थी जिसका नाम सूजी था। वो अचानक से अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है, जोर जोर से चीखती है और दम तोड़ देती है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर का सीन लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर दर्ज है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो आधार है वो ध्रुव राठी की रिसर्च और उनके वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हम इतिहास के सबसे मशहूर मिथक तूतनखामेन के श्राप, या जिसे मम्मीज कर्स कहते हैं, उसकी परतों को खंगालने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आखिर कैसे 1920s के दशक में मीडिया की सनसनी, इंसानी डर और विज्ञान आपस में टकराए। हाँ, और जिसने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया था। तो इस पूरी घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कहां से शुरू करना होगा? देखिए, इसके लिए हमें 1923 के उस होटल रूम से निकलकर थोड़ा पीछे 1922 के मिस्र के रेगिस्तान में चलना होगा, वैली ऑफ द किंग्स की तपती रेत में, जहां वो मशहूर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हॉवर्ड कार्टर। एग्जैक्टली। और कार्टर का जीवन ना किसी आम आर्कियोलॉजिस्ट जैसा नहीं था। मतलब वो किसी एलीट यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आए थे। मैंने पढ़ा था कि बचपन में वो इतने बीमार रहते थे कि कभी स्कूल ही नहीं जा पाए, की तस्वीरें बनाते थे। तो कार्टर को विरासत में सिर्फ एक चीज मिली थी, पेंट ब्रश और बारीक चीजों को देखने की गजब की क्षमता। और उसी कला के दम पर उन्होंने मिस्र में कदम रखा था। प्राचीन कब्रों की दीवारों पर बनी जो कलाकृतियां थीं, उनकी हूबहू नकल उतारने में उनका कोई सानी नहीं था। हाँ, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट बनने के बाद का जो उनका संघर्ष था वो बेहद हताश करने वाला था। और उनके स्पॉन्सर्स वही लॉर्ड कार्नावन थे ना, जिनकी रहस्यमयी मौत का जिक्र हमने अभी किया। बिल्कुल। लॉर्ड कार्नावन ने 15 सालों तक कार्टर की खुदाई को फंड किया था। अगर आज की महंगाई दर के हिसाब से देखें तो उन्होंने लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए सिर्फ वैली ऑफ द किंग्स की धूल छानने में लगा दिए थे। बाप रे, 50-60 करोड़! और 15 साल बाद भी कार्टर के हाथ सिर्फ रेत लगी थी। वही तो। और ये वो मोड़ था जहां कार्नारवन का सारा धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने कार्टर को एकदम स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि देखिए, ये खुदाई का आखिरी सीजन है। मतलब अगर इस बार कुछ ठोस नहीं मिला तो फंडिंग हमेशा के लिए बंद। कार्टर की मानसिक स्थिति क्या रही होगी उस वक्त? बहुत भयानक। ये तो एकदम उस स्टार्टअप वाले हाल जैसा हो गया ना, जिसका सारा फंड खत्म हो चुका हो और आखिरी दिन कंपनी बंद होने से ठीक पहले उन्हें कोई अरबों का यूनिकॉर्न आइडिया मिल जाए। दाव पर सिर्फ पैसा नहीं, कार्टर के 15 सालों का जुनून था। बहुत सही तुलना है। और फिर 4 नवंबर 1922 की वो सुबह आती है जो आर्कियोलॉजी के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्या हुआ था उस सुबह? उस सुबह खुदाई की जगह पर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। कार्टर के फोरमन ने आकर उन्हें बताया कि मजदूरों को चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिली है। अरे वाह! हाँ, और जैसे जैसे रेत हटाई गई, एक एक करके 16 सीढ़ियां सामने आईं। उन सीढ़ियों के अंत में एक बंद दरवाजा था। और उस दरवाजे पर कुछ मोहर वगैरह भी थी ना? हाँ, उस पर जो प्लास्टर था उस पर अनुबिस की मोहर लगी थी। प्राचीन मिस्र की मान्यताओं में अनुबिस मौत और परलोक के देवता हैं, एक तरह से कब्रों के परम रक्षक। मतलब ये मोहर चीख चीख कर कह रही थी कि अंदर कोई शाही कब्र है जिसे हजारों सालों से किसी ने छुआ तक नहीं है। एग्जैक्टली। और फिर आता है 26 नवंबर 1922 का ऐतिहासिक दिन। वैली ऑफ द किंग्स में पहले भी दर्जनों कब्रें मिल चुकी थीं, लेकिन वो सब लुटेरों ने खाली कर दी थी। तो कार्टर को भी डर रहा होगा कि कहीं ये भी खाली ना निकले। बिल्कुल। जब कार्टर ने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और मोमबत्ती अंदर डाली तो लॉर्ड कार्नावन उनके ठीक पीछे खड़े थे। कार्नावन ने बेकारी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? और कार्टर ने वो मशहूर लाइन कही, वंडरफुल वंडरफुल। अद्भुत। हाँ, उन दो शब्दों के पीछे का दृश्य वाकई इंसान की कल्पना से परे था। जब दरवाजा पूरी तरह से खोला गया तो अंदर एक 3000 साल पुरानी दुनिया जस की तस रखी हुई थी। मैंने सुना वहाँ हजारों चीजें थीं। 5398 बेशकीमती चीजें। तूतनखामेन का 10 किलो शुद्ध सोने से बना डेथ मास्क वहां था। और सबसे खास एक ऐसा खंजर मिला जो अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंड के लोहे से बना था। उल्का पिंड का लोहा,
मतलब मीटियोराइट आयरन। हाँ, उस दौर में उल्कापिंड का लोहा सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था, क्योंकि वो सीधे आसमान से गिरा हुआ धातु था। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी खोज अपनी एक काली परछाई भी साथ लाती है। ये खजाना जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े खौफ में बदलने वाला था। और दिलचस्प बात यह है कि इस खौफ की शुरुआत इंसानों से नहीं, बल्कि एक पालतू चिड़िया से हुई। हाँ, वो सुनहरी चिड़िया, गोल्डन कैनरी। राइट। कार्टर ने अपने घर में वो चिड़िया पाल रखी थी, और कब्र खुलने के कुछ ही दिनों बाद कार्टर के एक असिस्टेंट ने देखा कि पिंजरे के अंदर एक कोबरा घुसा हुआ है और वो चिड़िया उस कोबरा के जबड़े में है। देखिए, मिस्र की स्थानीय मान्यताओं में ये कोई सामान्य बात नहीं थी। प्राचीन मिस्र में कोबरा शाही ताकत का प्रतीक माना जाता था। फेरो की असीमित शक्ति का प्रतीक। बिल्कुल। इसे वाडजेट कहा जाता था, जो राजाओं के मुकुट पर हमेशा मौजूद रहता था। तो स्थानीय लोगों और मजदूरों में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजा के कोबरा ने उस चिड़िया को खाकर उन लोगों से पहला बदला ले लिया है जिन्होंने कब्र का ताला तोड़ा है। तो मतलब श्राप का बीज यहीं से इंसानी दिमाग में बो दिया गया। हाँ, और ये बीज बहुत तेजी से एक जहरीले पेड़ में तब्दील हो गया जब इंसानों की मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। और लॉर्ड कार्नावन की मौत तो कोई सीधी साधी मौत थी भी नहीं। ये तो एक अजीबोगरीब चेन रिएक्शन था। बिल्कुल चेन रिएक्शन था। कब्र खोलने के कुछ महीने बाद उनके गाल पर एक मच्छर काटता है। शेविंग करते हुए रेजर से वो मच्छर के काटने वाली जगह कट जाती है, और फिर उस खुले जख्म पर एक मक्खी बैठती है, जिससे इन्फेक्शन फैल जाता है। राइट। और डॉक्टर सख्त हिदायत देते हैं कि शराब बिल्कुल नहीं पीनी है, लेकिन कार्नावन वाइन की बोतलें खोल लेते हैं और अंततः उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस मौत को रहस्य का रूप देने में एक और घटना ने बड़ी भूमिका निभाई थी ना। मौत से कुछ दिन पहले की कोई बात थी। हाँ, ठीक 12 दिन पहले मशहूर नॉवेलिस्ट मैरी कोरेली ने एक अखबार में खुली चेतावनी छापी थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक प्राचीन अरबी किताब है जिसके अनुसार ऐसी सीलबंद कब्रों को खोलने वालों को भयानक सजा मिलती है। बाप रे। तो कार्नारून की मौत के बाद तो जैसे वो चेतावनी पत्थर की लकीर बन गई होगी। बिल्कुल। और इस आग में घी डालने का काम किया आर्थर कॉनन डॉयल ने। शर्लॉक होम्स वाले आर्थर कॉनन डॉयल। हाँ, शर्लॉक होम्स जैसे लॉजिकल किरदार को रचने वाले इस लेखक ने पब्लिक में आकर बयान दे दिया कि इसके पीछे कोई बुरी शक्ति, कोई इविल एलिमेंटल हो सकती है। अगर तर्कशास्त्र के प्रतीक शर्लॉक होम्स का रचयिता ही श्राप को सच मानने लगे तो आम जनता का तो डरना लाजमी है। मनोविज्ञान पूरी तरह डर के साए में आ जाता है। एग्जैक्टली। और इसी मनोवैज्ञानिक डर का मीडिया ने भरपूर दोहन किया। द कर्ज ऑफ द फैरो, द कर्ज ऑफ किंग टूट जैसी हेडलाइंस दुनिया भर के अखबारों में छा गईं। फिर तो जो भी मरता होगा उसे श्राप से जोड़ देते होंगे। बिल्कुल वही हुआ। अगले 6 सालों में इस खोज से जुड़े 22 लोगों की मौत दर्ज की गई। अमेरिकन फाइनेंशियल जॉर्ज जे गोल्ड कब्र देखकर लौटे और बुखार से मारे गए। एक आर्थर वेगल भी तो थे ना? हाँ, वो डेली मेल के रिपोर्टर थे और इस श्राप की खबरें खुद सबसे ज्यादा छापते थे। वो भी अज्ञात बुखार का शिकार हो गए। सबसे खौफनाक मामला तो रिचर्ड बेथेल के पिता का था, 78 वर्षीय लॉर्ड वेस्टबरी, जिन्होंने लंदन में अपने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मैं यह कहानी में दखल देते हुए एक तीखा सवाल उठाना चाहूंगी। जी पूछिए। टेरी ने मम्मी की ऑटोप्सी की तो एक खबर उड़ी कि मम्मी के बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मिला है जहां लॉर्ड कार्नावन को उस मच्छर ने काटा था। 3000 साल पुरानी मम्मी और एक जिंदा इंसान के चेहरे पर बिल्कुल सटीक जगह पर निशान। ये इतना सटीक कैसे हो सकता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये सटीक निशान वाली कहानी असल में जर्नलिज्म था ही नहीं, ये एक कॉर्पोरेट दुश्मनी की उपज थी। अच्छा, कॉर्पोरेट दुश्मनी कैसे? असल में लॉर्ड कार्नावन ने तूतनखामेन की कब्र की सभी एक्सक्लूसिव खबरें छापने का कॉन्ट्रैक्ट लंदन के द टाइम्स अखबार को करीब 5000 पाउंड्स में बेच दिया था। ओह, तो बाकी अखबारों के पास कोई खबर ही नहीं थी। बिल्कुल। बाकी दुनिया के सारे रिपोर्टर्स मिस्र की तेज धूप में बिना किसी खबर के बैठे रहते थे। जब उनके पास छापने के लिए तथ्य नहीं थे तो मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबारों ने मनगढ़ंत कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। मतलब गाल पर निशान वाली खबर उसी हताशा और टीआरपी की जंग का नतीजा थी। एकदम सही। ये बहुत ही दिलचस्प है कि इंसान उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जो उसे समझ नहीं आती। जब जानकारी का अभाव होता है तो डर उसकी जगह ले लेता है। स्रोत में इसकी तुलना वित्तीय दुनिया के एक बड़े सटीक उदाहरण से की गई है। हाँ, क्रेडिट स्कोर वाले उदाहरण से। राइट। जैसे आज के दौर में लोग
क्रेडिट स्कोर जैसी चीजों से बेवजह खौफ खाते हैं क्योंकि उन्हें उसके पीछे का गणित समझ नहीं आता। बिल्कुल। और जब 1920 के दशक में मेडिकल साइंस के पास इन मौतों का तुरंत कोई ठोस जवाब नहीं था, तो लोगों ने एक अदृश्य श्राप को ही जवाब मान लिया। और इसी अज्ञानता ने इतिहास के एक बहुत ही कमजोर और लाचार राजा को एक खौफनाक दानव में तब्दील कर दिया। अगर हम तूतनखामेन की ऐतिहासिक और बायोलॉजिकल सच्चाई की बात करें तो वो तो अखबारों की हेडलाइन से बिल्कुल उलट थी ना। बिल्कुल विपरीत। तूतनखामेन का जन्म 1329 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यह प्राचीन मिस्र के इतिहास का सबसे उथल-पुथल वाला समय था। उसके पिता अखेनाटेन की वजह से। हाँ, राजा अखेनाटेन ने एक बहुत बड़ा धार्मिक विद्रोह कर दिया था। उन्होंने मिस्र के पुराने देवी देवताओं को हटाकर सिर्फ एक भगवान एटन की पूजा थोप दी थी। इसके कारण पूरे साम्राज्य में भयानक अराजकता फैल गई थी। और जब तूतनखामेन गद्दी पर बैठा तो वो तो बमुश्किल 8 या 9 साल का बच्चा था। सही कहा। और उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता के सारे दमनकारी फैसलों को वापस पलटा और पुराने देवताओं को फिर से स्थापित किया। लेकिन अखबारों ने उसे जिस खूंखार बदला लेने वाले पिशाच की तरह पेश किया, असलियत में वो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर था ना। बहुत कमजोर। और उसकी उस शारीरिक कमजोरी का कारण था शाही परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही इनब्रीडिंग। मतलब अपनों में ही शादी करना। हाँ, मिस्र के राज परिवार अपनी शाही खून की दिव्यता बनाए रखने के लिए अक्सर अपने ही भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों से शादी करते थे। जब ऐसा पीढ़ियों तक होता है तो जेनेटिक बीमारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। तो तूतनखामेन की मेडिकल जांच में क्या सामने आया था? आधुनिक जांच ने साबित किया कि उसे क्लब फुट की गंभीर बीमारी थी। उसके पैर बुरी तरह मुड़े हुए थे। ये तो ऐसा है जैसे किसी बेहद कमजोर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े किशोर मरीज को मीडिया एक हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बनाकर पेश कर दे। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। तथ्य यही गवाही देते हैं। आपको पता है, उसकी कब्र में 130 वॉकिंग स्टिक्स मिली थी। 130 छड़ियां? हाँ, और ये सजावट का सामान नहीं थी। तूतनखामेन बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकता था। उसे कोलर डिजीज नाम की हड्डियों की बीमारी थी, जो हड्डियों को गला देती है और भयंकर दर्द देती है। ओहो। उसके शरीर में मलेरिया के पैरासाइट्स भी मिले थे। वो एक बहुत ही बीमार किशोर था, जो मुश्किल से 18-19 साल तक ही जी पाया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। जो राजा इतिहास में कोई युद्ध नहीं लड़ा, जो इतनी कम उम्र में बीमारियों से घिरकर मर गया, उसकी कब्र इतनी सुरक्षित कैसे रही? 3000 सालों तक लुटेरों की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी गुमनामी थी। गुमनामी? कैसे? उसके पिता ने जो धार्मिक तबाही मचाई थी, उसके बाद आने वाले राजाओं ने उस पूरे परिवार से इतनी नफरत की कि उन्होंने तूतनखामेन का नाम ही इतिहास के सभी आधिकारिक रिकॉर्ड्स और स्मारकों से मिटा दिया। अच्छा, तो लुटेरों को पता ही नहीं था कि वो वहां दफन है? एग्जैक्टली। जब किसी को पता ही नहीं था कि वैली ऑफ द किंग्स में तूतनखामेन नाम के किसी राजा की कब्र भी है, तो कोई उसे लूटने क्यों जाता? इसी गुमनामी ने उसे सुरक्षित रखा। लेकिन हमें उस तथाकथित श्राप के गुब्बारे को भी तो पूरी तरह फोड़ना है। अखबारों ने एक शिलालेख छापने का दावा किया था, जिस पे लिखा था, जो इस राजा की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उड़ा ले जाएगी। हाँ, डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स। राइट। तो अगर ये सब मनगढ़ंत था, तो ये लाइन कहाँ से आई? देखिए, भाषा विज्ञानियों ने जब इस तथाकथित शिलालेख की जांच की, तो पाया कि ये प्राचीन इजिप्शियन भाषा की संरचना में फिट ही नहीं बैठता। तो फिर ये लिखा किसने था? दशकों बाद उस कब्र के सिक्योरिटी इंचार्ज रिचर्ड एमंसन ने इसका असली राज खोला। खुदाई के दौरान एक पत्रकार एडमिंसन से लगातार श्राप और चेतावनी के बारे में सवाल पूछ रहा था। तो एडमिंसन ने क्या किया? एडमिंसन ने उसे दूर रखने के लिए कोई जवाब देने के बजाय सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दे दी। उसी एक मुस्कान को उस पत्रकार ने अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया के सबसे खौफनाक शिलालेख में बदल दिया। मतलब एक मुस्कान और एक पत्रकार की कल्पना ने पूरी दुनिया को डरा दिया। लेकिन 22 मौतों के आंकड़े को सिर्फ अफवाह कहकर तो नहीं टाला जा सकता। विज्ञान इसके पीछे की असल वजह क्या बताता है? इस रहस्य से पर्दा उठाया 1963 में कायरा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एजीन तहा ने। उन्होंने खोज की कि प्राचीन कब्रों और ममीज के संपर्क में आने वाले आर्कियोलॉजिस्ट्स के फेफड़ों में एस्परजिलस निगर नाम का एक फंगस पहुंच जाता है। अच्छा, ये फंगस क्या करता है? ये फंगस बेहद सूखी और सील बंद जगहों पर हजारों सालों तक सुप्त अवस्था में जिंदा रह सकता है। जैसे ही कब्र खुलती है और ताजी हवा अंदर जाती है, ये फंगस सक्रिय हो जाते हैं और इंसानी सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर गंभीर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो ये कोई रहस्यमयी श्राप नहीं, बल्कि 3000 साल पुराना एक बायोलॉजिकल इन्फेक्शन था,
जो ताज़ी हवा मिलते ही एक्टिव हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर ताहा का तर्क था कि अगर उस समय सही एंटीबायोटिक्स मौजूद होती तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। लेकिन मैंने सुना है डॉक्टर ताहा के साथ भी कुछ अजीब हुआ था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस फंगस की थ्योरी से श्राप को डिबंक करने वाले डॉक्टर ताहा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हे भगवान, ये कहानी वाकई अजीबोगरीब इत्तेफाकों का खजाना है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक और सांख्यिकीय डेटा की तरफ देखें तो क्या मौतों के ये आंकड़े वाकई इतने असामान्य थे? आंकड़े इसके एकदम उलट कहानी कहते हैं। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक विस्तृत स्टडी और इन्वेस्टिगेटर जेम्स रैंडी के डेटा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। क्या निकला उस स्टडी में? उन्होंने उन सभी 44 प्रमुख लोगों की उम्र का आकलन किया जो उस खुदाई के दौरान वहां मौजूद थे। आप यकीन नहीं करेंगी, उन तथाकथित श्रापित लोगों की मौत के समय औसत उम्र 73 वर्ष थी। 73 साल। 1920 के दशक के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 73 साल की उम्र तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर कोई श्राप था भी तो वो लोगों की उम्र घटा नहीं रहा था बल्कि उन्हें लंबी जिंदगी दे रहा था। लेकिन मेरी सुई अभी भी हमारी चर्चा की शुरुआत वाले इत्तेफाकों पर अटकी है। कौन से इत्तेफाक? वही, जैसे ठीक उसी वक्त काहिरा के बिजली का जाना और इंग्लैंड में कुत्ते का मरना। इसे तार्किक रूप से कैसे समझाया जा सकता है? इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, 1920 के दशक में काहिरा का पावर ग्रिड बेहद अस्थिर था। वहां दिन में कई बार पावर कट होना एक आम बात थी। ये कोई सुपरनैचुरल घटना नहीं थी। अच्छा, और वो कुतिया सूजी की मौत? मीडिया ने दावा किया कि वो ठीक उसी पल मरी, लेकिन जब टाइम जोन के गणित को सुलझाया गया तो पता चला कि लॉर्ड कार्नावन की मौत काहिरा के समय के अनुसार रात 1:55 पर हुई थी, जबकि सूजी की मौत इंग्लैंड में सुबह 4 बजे हुई थी। दोनों मौतों के बीच घंटों का फासला था। ओह, तो वो भी एक इत्तेफाक ही था। और कार्नावन की मौत उस मच्छर के काटने से होना? कार्नावन पहले से ही स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे, इसीलिए वो लंदन की सर्दियां छोड़कर मिस्र की गर्मी में आते थे। और उस वक्त पेनिसिलिन भी तो नहीं थी ना? बिल्कुल। 1923 में पेनिसिलिन की खोज नहीं हुई थी। आज मच्छर का काटना मामूली बात है, लेकिन उस दौर में एक बीमार इंसान के लिए छोटा सा इन्फेक्शन सचमुच एक डेथ सेंटेंस बन सकता था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरे मिथक की इमारत को ढाने के लिए सबसे बड़ा सबूत वो लोग हैं जिन्हें इस श्राप का सबसे पहला शिकार होना चाहिए था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ये इस मिथक के ताबूत में आखिरी कील है। लॉर्ड कार्नारवन की बेटी लेडी एवेलिन, जो उस कब्र में सबसे पहले घुसने वालों में से एक थीं, वो 1980 तक जीवित रहीं और 78 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। और वो डॉक्टर जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने अपने हाथों से मम्मी को खोला और उसकी चीर फाड़ की, वो 1961 तक जिए और 87 साल की लंबी उम्र पाई। और खुद हॉवर्ड कार्टर का क्या हुआ, जिस इंसान ने 15 साल लगाए सीढ़ियां खोजी, सील तोड़ी और तूतनखामेन को बाहर निकाला, उसे तो श्राप का सबसे खौफनाक कहर झेलना चाहिए था। हॉवर्ड कार्टर इस खोज के बाद 16 सालों तक जीवित रहे। 1939 में 64 साल की उम्र में लिम्फोमा यानी कैंसर जैसी प्राकृतिक बीमारी से उनका निधन हुआ। 64 साल की उम्र तक? हाँ, और जब कोई पत्रकार उनसे इस मम्मी के श्राप के बारे में पूछता था तो कार्टर का बस एक ही शांत और सदा हुआ जवाब होता था, आई एम स्टिल अलाइव, यानी मैं तो अभी भी जिंदा हूं। मैं तो अभी भी जिंदा हूं। ये एक अकेला वाक्य मीडिया के फैलाए पूरे खौफ को खारिज कर देता है। इस गहन चर्चा से ये साफ होता है कि इंसानी दिमाग बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करता है। बिल्कुल। जब हमें किसी चीज का कारण समझ नहीं आता तो हम अलग अलग इत्तेफाकों को जोड़कर एक रोमांचक लेकिन झूठा नैरेटिव तैयार कर लेते हैं। मनोविज्ञान में इसे एपोफेनिया भी कहते हैं। सही बात है। सूचना के इस दौर में चाहे बात फाइनेंस की हो, सेहत की हो या इतिहास की, सनसनीखेज हेडलाइंस हमेशा आकर्षित करती हैं, लेकिन उन हेडलाइंस के पीछे छिपे तथ्यों और विज्ञान को खोजना ही सबसे बड़ी समझदारी है। ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। तथ्य हमेशा कहानियों और अफवाहों से ज्यादा मजबूत होने चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा के स्रोत में एक ऐसा पहलू उभर कर आता है जो बहुत ही रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। वो क्या है? प्राचीन मिस्र की मान्यताओं में यह गहराई से स्थापित था कि इंसान के शरीर का नष्ट होना असली मौत नहीं है। उनका मानना था कि किसी इंसान की असली मौत तब होती है जब दुनिया में उसका नाम लेने वाला कोई ना बचे। जब तक किसी का नाम पुकारा जा रहा है वो जिंदा है। ये रेन यानी नाम की अवधारणा थी।
उनके दुश्मनों ने तूतनखामेन का नाम इतिहास के हर पन्ने और हर दीवार से इसीलिए मिटाया था ताकि उसे ये असली मौत मिल जाए। वो उसे हमेशा के लिए अस्तित्वहीन कर देना चाहते थे। लेकिन फिर 3000 साल बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट आता है, एक श्राप की झूठी कहानी गढ़ दी जाती है, पूरी दुनिया के अखबार उस राजा का नाम छापने लगते हैं, और आज एक सदी बाद भी विज्ञान के जरिए, किताबों के जरिए और इस गहन चर्चा के जरिए हम बार बार उस 18 साल के राजा का नाम ले रहे हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो क्या अनजाने में ही सही उस श्राप के डर से या उस पर तर्क वितर्क करके हम उसी तूतनखामेन को हमेशा के लिए जीवित रखने का दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इतिहास की किसी भी मनगढ़ंत कहानी से कहीं ज्यादा गहरा और सच है। और मुझे लगता है इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करनी चाहिए। क्या पता इतिहास के पन्नों में तूतनखामेन आज भी इस बात पर मुस्कुरा रहा हो